आप सभी को नमस्कार और हमारे आज के इस लाइव कार्यक्रम में सबका स्वागत है। आज फेसबुक लाइव में जो गांव के लोग में जो आज विषय रहेगा वो है वर्ष 2021 का दंश और 2022 की उम्मीदें। जैसे आज जो आखिरी साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2021। अगर हम इस साल को याद करें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको सुनकर और देखकर हमारा कलेजा थर्रा जाता है और बहुत डर लगता है कि इस तरीके की चीजें दोबारा ना आए। पूरी दुनिया ने इस साल को बहुत ही भयावह समय में देखा है। यानी किसी ने इस तरीके की कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके की स्थितियां निर्मित होंगी। लाखों मौतें हुई और कितने लोगों के घर उजड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, बच्चों की पढ़ाई में जिस तरीके से रुकावट हुई और बीमारी से जितने लोग मरे, कई बच्चों के माँ बाप दोनों नहीं रहे हर तरफ। और जो मजदूर लौटे पैदल कोरोना काल में हमारे देश में, वो देखकर या सुनकर बहुत ही मन थर्रा जाता है या डर जाता है। और उस डरावने समय को हम याद करते हैं तो लगता है कि फिर से हम उसी समय में चले गए हैं। अस्पताल, स्कूल, लोगों के काम धंधे पूरी तरीके से ये संस्थान बंद हो गए, लोग सड़क पर आ गए, रोजी रोटी लोगों की बंद हो गई। और भारत में विभाजन के बाद पलायन की सबसे बड़ी त्रासदी हम कोरोना काल में ही हमको देखने को मिली, जो मार्च 2020 में हुआ, उससे सभी लोग अवगत हैं। और बड़ी बड़ी शेखी पखारने वाले जो संस्थाएं थी और नेता थे, वो पता नहीं कहाँ छिप गए थे। उनके इस तरीके की जो घटनाएं हुई उसके खिलाफ एक भी लोगों का इस तरीके से बयान नहीं आया, या कोई सरकारी संस्थाएं ऐसी नहीं थी जो उन लोगों के लिए आगे आए और काम करे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर असफल रही और इंसानियत भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, रोजी रोटी छीन गई। लोग बीमारी के समय जब कोरोना काल में जो घटनाएं घटी, लोगों की जो मौतें हुई और उस समय जो भयावह स्थिति निर्मित हुई थी, जो प्रोटोकॉल उन्होंने तैयार किया था, उसको देखकर समझकर लोगों को अपने लोगों के भी जो खत्म हुए उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, लोग जाना भी नहीं चाहे। कई माँ बाप को जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। और ये जो समय था दुनिया के इतिहास का काला अध्याय है। इस पर बहुत कुछ लिखा गया, लोग चर्चा भी किए, बहुत सारी बातें हुई, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी को लेकर भी लिखा गया और उन लोगों को दोष मुक्त भी करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ी गई। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बयान आया था कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। ये बहुत ही यानी झूठी बात है, क्योंकि जिनके घरों में मौतें हुई है, जिनके आसपास लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, उस सच्चाई से सभी वाकिफ हैं। कोरोना महामारी में मुसलमानों के खिलाफ जो कहानियां गढ़ी गई और जो मीडिया है हमारा, जो सरकार ने जिसका स्वामी सरकार है, उसने मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की टीवी पर, मीडिया पर, वो भी किसी से छिपा नहीं है। भारत में और कोरोना काल में ही महिलाओं की जो स्थितियां हुई, घरेलू महिलाएं, ये जो नौकरी करती थी, उन महिलाओं ने जो वर्क फ्रॉम होम किया, उनके ऊपर क्या गुजरी, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं और समस्याओं से महिलाएं भी जूझती रहीं। बेरोजगारी, घरेलू हिंसा, बलात्कार, जातिवाद, धार्मिक उन्माद और तरह तरह के सामाजिक अपराधों से लगातार महिलाओं का सामना होता रहा है, लेकिन उनकी बातें मीडिया में बहुत ही कम आई है। 2020 में हमने हाथरस का जो कांड सुना, उससे सभी वाकिफ हैं। और उस कांड में हत्या की शिकार हुई बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। स्थानीय दबंग अपराधियों के जो उनके अपराधी जो थे और उनके जो अपने स्वजाति बंधु थे, उन्होंने उस बेटी के घर वालों के प्रति जो नफरत दिखाई, वो बहुत ही असहनीय और भयानक है। नफरत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सारे गांव के जो पशु थे, यानी गाय भैंस थी, उनके गोबर का ढेर उनके घर के सामने जमा कर दिया गया, जिससे वो परिवार उस बदबू से परेशान रहा और उसमें जीता रहा, क्योंकि उनको बाहर जाने का कहीं कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि वो वहां से निकल कर जा सके। और भाजपा के उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया।
क्योंकि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम सोच सकते हैं कि आज अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। शायद इसी भय को दिखाने के लिए है कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, बाकी लोग इस अन्याय, किसी भी तरीके के अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाएं और इसके लिए अपनी जबान बंद रखे। इस तरीके की चीजें की गई। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं। अभी बनारस की एक घटना है, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले की ही बात है कि सनवी में एक पब्लिक स्कूल है, वहां पर एक 10 वर्ष की बच्ची के साथ जो वहां के जो कर्मचारी है उसने रेप किया। और ये बहुत ही भयानक बात है। और उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी पहुंच होने के बाद कोई यानी स्ट्रिक्ट कार्रवाई उसकी तरफ उसके लिए नहीं की गई। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं पर घरेलू हिंसा के आंकड़े तो बढ़े ही हैं, लेकिन सब कुछ बहुत चतुराई से दबा दिया गया। अगर महिलाओं का जो घरेलू हिंसा है वो हम अपने आसपास देखें, अपने परिवारों में देखें, तो इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन पूरे देश में जो महिलाएं थी उन्होंने इस दौरान बहुत घरेलू हिंसा का सामना किया। बहुत सारी घटनाएं तो सामने भी आई, अखबारों में आई, मीडिया में आई, लेकिन सभी की बातें सामने नहीं आ पाई। उनकी आवाजें दबा दी गई, उन पर लिपापोती कर दी गई। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध कथाकार और नारीवादी चिंतक सुधा अरोड़ा जी, वो शामिल है हमारे साथ। सुधा जी ने पिछले 5 दशक से लगातार वो लेखन का कार्य कर रही है और बहुत स्त्रियों को लेकर उन्होंने बहुत धारदार लेखन किया है। उनकी अनेक किताबें छपी हैं, 9 कहानी संग्रह, 1 कविता संग्रह और स्त्री विमर्श पर कई किताबें आई, जिसमें आम औरत जिंदा सवाल कभी ना भुलाई जाने वाली किताब है। कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी। शिरीन शबाना खान बनारस की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। पिछले 20 वर्षों से इन्होंने हाशिए के समाजों और अल्पसंख्यक समाजों के बीच लगातार काम किया है। उनका अनुभव संसार बहुत बड़ा है। मैं शबाना जी का भी कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। शबाना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेरे गृह शहर रायगढ़ की छत्तीसगढ़ से सविता जी जुड़ी हुई हैं। सविता रथ जी छत्तीसगढ़ की बहुत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने लगातार मजदूरों और किसानों के बीच इनका काम रहा है। भूमि अधिग्रहण और जन सुनवाई को लेकर इन्होंने महिलाओं के संघर्ष को लेकर भी बहुत काम किया है। आपको बहुत बहुत स्वागत है सविता जी। और हमारे साथ एक साथी अभी आई नहीं है, संगीता जी, जो बघौज घाट देवरिया उत्तर प्रदेश की हैं, वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो अभी कार्यक्रम हम लगभग ये 1 घंटे का कार्यक्रम है और सभी को 10-10, 15-15 मिनट में अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। बेहतर हो कि हम 2 चक्र में करें, इसलिए पहले चक्र में 5-7 मिनट या 10 मिनट अपनी बातें करें। मैं सबसे पहले सुधा अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और इस बात की ओर संकेत करें कि 2021 ने महिलाओं को क्या दंश दिए और वे इस वर्ष का किस तरीके से आकलन करता है। जी नमस्कार सभी को। देखिए 2021 को जब हम लेते हैं तो 2020 को भी साथ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साल एक साथ जुड़े रहे हैं। वैसे तो भारत में कोई भी साल स्त्रियों के लिए बहुत सकारात्मक नहीं रहा, और खास तौर पर हाशिए पर पड़े वर्ग की स्त्रियों के साथ तो हमेशा से पिछले 50 सालों से ये सब होता आ रहा है। लेकिन आप हाल ही की लीजिए तो 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो उसकी कितनी गूंज हमें सुनाई दी थी। मीडिया ने पूरा कवर किया था, लोग प्रतिरोध के लिए सड़क पर निकल सकते थे और बाकायदा इतनी बड़ी संख्या में जन समुदाय उमड़ा निर्भया कांड के लिए। आज उस सब को हम गायब देखते हैं, और इसकी एक वजह हम कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से लोग इतने निकलते नहीं बाहर, लेकिन उससे भी बड़ी वजह है कि जैसे सरकार जिस तरह से दमनकारी नीतियां अपना रही है और जिस तरह हत्यारों को खुली छूट है और आवाज उठाने वाले के लिए जेल है, तो जो भी आवाज उठाता है, जो प्रतिरोध करता है, जो नहीं भी करता है, सामने आता है,
उसको भी आप बंद कर देते हैं, सलाखों के पीछे डाल देते हैं। और पिछले 3 साल से तो सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, ऐसी महिलाओं को जो सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, जिन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर गरीबों के लिए काम करना मंजूर किया, उन्हें भी बिना वजह झूठे झूठे केस गढ़ कर उन्हें अंदर डाल दिया गया, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा करने की कोई वजह नहीं थी। तो आवाज उठाना ही आजकल जुर्म हो गया है। ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंसा, इस तरह के कांड, इनके पीछे कौन है? ज्यादातर सत्ताधारी वर्ग है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सशक्त हैं, जिनको पता है कि वो अपराध कर ले जाएंगे और उसके बाद बच जाएंगे, वही इस तरह के अपराध करते हैं। एक जो बड़े स्केल पर हमने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत में ही महिलाओं पर एक बहुत अनचाहा दबाव आ गया, और आम मध्य वर्ग से लेकर हर तबके की महिलाओं को, जो सुविधाभोगी वर्ग को छोड़ दें तो बाकी सभी महिलाओं को इस तरह की यातना से गुजरना पड़ा। जो घर में ही काम करती हैं, घर संभालती हैं, उनके लिए वो 6-7 घंटे जब बच्चे स्कूल चले जाते थे और पति काम पर चले जाते थे, उनके लिए भी इस दौरान को झेलना कितना मुश्किल हो गया, जब सब लोग घर में थे और उनके लिए जो एक स्पेस, उनको 6-7 घंटे 8 घंटे की जो एक स्पेस मिलती थी अपने लिए, वो भी खत्म हो गई। और लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए पूरी तरह से। जब देखिए, इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब हर तरफ निराशा और अवसाद होगा, जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, घर में ही बैठकर उनको पढ़ाई करनी है, तो सबसे ज्यादा सफर किसने किया? उन बच्चों ने जिनके माँ बाप के पास उनको खरीद कर देने के लिए मोबाइल नहीं था, क्योंकि सारी पढ़ाई, सारी शिक्षा ऑनलाइन हो रही थी। और ऑनलाइन में मैंने ये देखा कि जो हमारे यहाँ काम करती थी मुंबई में, उनके पास घर में एक फोन था, तो एक फोन पे 3 बच्चे हैं, वो बांट कर अपनी क्लास कर रहे हैं, क्योंकि सब एक साथ एक मोबाइल पर नहीं काम कर सकते। तो खैर, उनको तो हमने दिया मोबाइल, लेकिन एक बड़े वर्ग का क्या, जिनके बच्चों की पढ़ाई 2 साल तक बिल्कुल इस तरह से बर्बाद हो गई, ना वो सिर्फ और सिर्फ सुविधा नहीं होने के कारण वो कुछ भी कर नहीं पाए, पढ़ाई उनकी पिछड़ गई। और बच्चों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी इतना ज्यादा दबाव हर तरफ से झेला, बच्चों की तरफ से, अपने पति की तरफ से, और सबसे ज्यादा पूरे माहौल से। यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए जो नौकरियां छिन गई, जो कामकाजी औरतें थी, जो दिहाड़ी काम करती थी, उनको शुरू में तो जो अच्छे घरों में काम करती थी, उन्होंने शुरू में तो 1-2 महीने की तनख्वाह दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने तनख्वाह देना बिल्कुल बंद कर दिया और कहा कि अब हमें भी तो नहीं मिल रहा है। लेकिन वो ये नहीं देखती कि स्तर क्या है, हमारी आमदनी का स्तर कितना है और उनका कितना है। उनके खाने पर बात आ जाती है, जो ये सुविधा भोगी वर्ग नहीं समझ पाता। तो ये चौतरफा इस तरह की असुविधाओं से स्त्रियां गुजरी हैं। और जो बड़े बड़े कांड हुए, जो इत्तेफाक से मीडिया से हमारी तरफ पहुंच गए, जैसे अपर्णा ने अभी बताया हाथरस का कांड, मनीषा का कांड, और कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस तरह उसको, जैसे ही वो महिला भी इतनी दबंग थी, इतनी जांबाज थी, उसने ठान लिया था कि मरना है तो मरना है, लेकिन इसके खिलाफ बात उठानी है। तो उसने घर के सामने जब शुरू किया प्रदर्शन, तब उसके पिता को मरवा डाला पहले, फिर उस पर कितना, और उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। तो उस दबाव में कुलदीप सिंह सेंगर को तो जेल हो गई, लेकिन जिस तरह की सजा मिलनी चाहिए पूरे इस तरह के वर्ग को, उसमें कितने
इस किस्म के कुलदीप सिंह सेंगर वाली किस्म के कितने हत्यारे हैं जो खुले छूटे घूम रहे हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि उनको मालूम है कि वो बच जाएंगे। सत्ता ऐसी है कि उन्हें पता है कि वो इसमें छूट जाएंगे। जम्मू कश्मीर जहां AFSPA लगाया, वहां पर देखिए महिलाओं की क्या स्थिति रही है। और हम लोग यही सुनते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात पहले से सामान्य हैं। 6 महीने तक वहां कोई इंटरनेट नहीं था, उनके बच्चे बाहर थे, उनसे कोई संपर्क नहीं वो लोग साध पा रहे थे। कोई महिला को ये नहीं पता था कि उनके बच्चे जो दिल्ली के कॉलेज में पढ़ रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, उनकी क्या हालत है, कैसे हैं वो। बच्चों को बुजुर्ग की खबर नहीं मिल रही थी। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी से कितना बड़ा वर्ग क्या बल्कि पूरी की पूरी जनता इससे जूझी है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर लॉकडाउन में क्राइम रेट, रेप का, ये सब चीजें बहुत बढ़ गई। ये जरूर है, बस एक सकारात्मक चीज जो हम देखते हैं 2020 और 2021 की, वो है शाहीन बाग और किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में स्त्रियों ने जिस मजबूती का प्रदर्शन किया, जिस तरह वो सामने आई हैं, जिस तरह उन्होंने भाषण दिए हैं, जिस तरह जनता को एकजुट किया है वो, और शाहीन बाग की औरतें जिस तरह से जुटी रही हैं, जिस तरह से मंच पर कहती रही, बोलती रही और डरी नहीं, उनको सलाम है। लेकिन ये बहुत शर्मिंदगी की बात है सरकार के लिए, जिन्होंने जरा भी कोई सकारात्मक या कोई सही कदम नहीं उठाया, और बल्कि सिर्फ वो नारे और प्रचार और बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड आप देख लीजिए कि ये सरकार क्या कर रही है। विज्ञापन और प्रचार के बूते पे ही सरकार चल रही है। अब मैं चाहूंगी कि हमारी और साथी ने भी बोले इस पर, फिर हम इस बात पर लौटेंगे कि क्या किया जा सकता है आखिर। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। सरकार का जो रवैया है उसे सब वाकिफ है, लेकिन ये बता दें कि जो सेंगर है, जो विधायक सेंगर है, वो उसको सरकार ने बरी कर दिया है, वो अभी जेल में नहीं है। और ये बहुत ही यानी दुखदाई स्थिति है और दुखदाई बात है कि जो अपराधी, जिसको खुलेआम जिसका अपराध सबने देखा है, लेकिन उसे सजा ना होकर वो खुला घूम रहा है, क्योंकि वो सत्ता के पक्ष में है। इसलिए अब मैं सविता रथ की ओर जाऊंगी और महिला कामगारों की जो समस्याएं हैं, जिनके बीच वो जाकर काम करती हैं और जिनको ये समझा जाता है कि उनकी समस्याएं छोटी मोटी हैं और उनकी कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि महिलाओं के कंधे पर घर और बाहर दोनों की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं सविता जी से जानना चाहूंगी कि महामारी के दौर में उनके कार्य क्षेत्र में महिलाओं को किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रोज सविता जी का सामना जो कामगार महिला है उनसे होता रहता है, उनसे बातचीत होती रहती है, उनकी समस्याएं से वो जूझती हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती हैं। तो मैं चाहूंगी कि सविता जी इस मुद्दे पर अपनी बात शेयर करें हमसे। सच है कि हम अभी लगातार 20-21 को जोड़ के ही बात करें तो हम दो तरीके की बात हम देखते हैं। एक, जो शहरी क्षेत्रों में घरेलू कामगार महिलाओं की बहुत करीबी से देखा मैंने कि लोगों ने उनको सिर्फ इसलिए मतलब कि अपने घर के से निकाल दिया, वो दे सकते थे उनको मदद, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे आने से कोविड आ जाएगा, हमारा परिवार को खतरा हो जाएगा। पहला बात, वो बेरोजगार हो गई। दूसरा हिस्सा जो हमारा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, जो कोविड के असर, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में मेरा काम रहा है और कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्रों ही हमारे रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के जो साथी हैं उनके साथ मिलके हम लोग करते हैं। तो दो तरीके का रहा कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति, दूसरा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में घरेलू कामगार महिलाओं की स्थिति। तो एक तरफ हम देखते हैं कि हाँ, संवेदनाएं थी, कुछ ऐसे जगह रहा जहां पे
अचानक लॉकडाउन बिना सूचना के जब हुआ तो लोगों में भगदड़ की स्थिति हो गई। भगदड़ की स्थिति में उन महिलाओं को ज्यादा लगा जो मजदूर रहे। जो दो तरीके का छत्तीसगढ़ के अंदर स्थिति रहा। एक स्थिति और रहा जो छत्तीसगढ़ के बाहर मजदूरी करने जाने वाले, जो कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, आपका दिल्ली के आसपास के, मुंबई के आसपास में जो मजदूर करने वाली महिलाएं और उनके परिवार और उनकी स्थिति। दूसरी स्थिति और रही जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, खनन परियोजनाओं में जिनके परिवार के लोग और मजदूरी और स्वयं जो मजदूरी करती रही, उनको अचानक ये कह दिया गया कि तत्काल आप भागिए अपने स्टेट में। तो उस स्थिति में एक रहा कि उनको जानवरों से भी बदतर इन्होंने पिकअप में, ट्रकों में गाड़ी लेके गए और उनका एक्सीडेंट हुआ, कहीं पलट गए, भगदड़ में रातों रात भागने की कोशिश की। और वहीं पे बाहर जो है सरकार की इतनी मुस्तैदी के साथ जो पकड़ के रखा, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। कई जगह पे इन्होंने जब सामाजिक दबाव पड़ा तो उन्होंने खाने की जब एक दो जगह कोशिश किया, वहां महिलाओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस स्थिति में कई महिलाएं गर्भवती थी, कई महिलाओं के जो पीरियड का समय रहा, कई महिलाएं हाथों में बच्चे अलग, पेट में बच्चा अलग, चलने को मजबूर हुई। जब मेन रोड में जब सरकार की पहरेदारी रही तो उन्होंने जंगलों की ओर भागा। जंगलों में कई उनको सामना करना पड़ा, कई भूखे रहे, कई पानी रहे, कई गांव ने अपनी रोक रोक के उनको खाना पीना दिया। जो नजर में आए उन्हीं को देखा। कई लोगों की रास्ते में मौत हो गई तो कई लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर लिया जंगलों के अंदर ही। उन्होंने वो नहीं देख पाते थे अपने बच्चों को, अपने परिवारों को इस तरीके से तिल तिल मरते हुए। तो एक जो भगदड़ की स्थिति रही, दूसरी ओर मुस्तैदी से उनके ऊपर जो लाठियां बरसाई गई, ये दोनों बेहद खतरनाक रहे। आप देखेंगे कि एक तरफ हमारे यहाँ खनन परियोजनाओं में तत्काल गायब हो गए, कई लोगों को फैक्ट्री के अंदर रोक के रखा, लेकिन उनको न तो मजदूरी मिली न खाना मिला। तो अंत में वो लोग उद्योगों के दीवालों को फांद के भागे। बाहर निकले तो उनके ऊपर काफी जम के लाठियां हुई। ऐसा हुआ कि जैसे बहुत बड़ी अपराध हो रही है, कोई गदर हो गया हो। तो वो पीड़ा को याद करना वास्तव में अभी जो तीसरी लहर की बात आ रही है उससे और भयानक स्थिति का निर्माण, क्योंकि सरकार ने पिछले 2 सालों में कोई भी उस तरीके का तैयारी नहीं किया है कि इस तीसरी लहर को किस तरीके से किया जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब कई छोटे छोटे जो मजदूर थे, जो कभी खोमचे वाले थे, कोई हलवाई की काम करता था, कोई बर्तन धोता था, तो दूसरी ओर उद्योगों में काम करते रहे। कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं रही जो बड़े घरों में उनके बच्चे खिलाती थी, उनके बच्चों से उनको दूर कर दिया गया। उनको क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमको अपना क्या खाना है, क्या रहना है, इस पे उनकी अपनी एक विशेष रहा। तीसरा जो रहा कि इसमें जो आधे अधूरे दूसरे राज्य के लोग जो फंसे अलग अलग गांव पे, शहरों पे, तो उनको एक तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर चूंकि ओडिशा बॉर्डर था, मौसमी उनको मार पड़ा कि भयानक बारिश से हुई। उस बीच में कपड़े नहीं थे महिलाओं के बीच में, वो कहाँ नहाती, कहाँ खाना खाती, कहाँ अपने बच्चों को करती और कहाँ सुलाती, उसको आंखों से देखना। और उनके साथ एक ये आदेश निकाल दिया गया कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आएगा बाहर, क्योंकि सरकार को अपने ऊपर अवार्ड लेना था सरकारी अधिकारियों को कि हम कर रहे हैं, हम अनाज देंगे, हम उनको पका खाना देंगे, हम उनको देंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दिन भर में उनको आधा अधूरा, थोड़ा सा अधकचरा, जिस खाने में कीड़े तक निकले, लोगों ने खाना छोड़ दिया। उन तमाम चीजों के साथ ये 2020 और 21 गुजरी। तो हम देखते हैं कि उनके बच्चे थे जिनको पढ़ना था। निष्ठुरता ये रही, असंवेदनशीलता ये रही कि उनको न तो दवाइयां मिली, न कपड़े मिले। सैनिटरी नैपकिन की जब हमने बात उठाया कि महिलाओं को कम से कम सैनिटरी नैपकिन, जहां जहां कैंप आप लगा रखे हैं, जहां जबरिया रोक रखे हैं, मजदूरों ने भी एक बार मुझसे कहा कि हम दुखी हो गए हैं, हम मेहनत करने वाला हाथ है,
हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हमको कहीं काम दिला दीजिए, हमको ऐसे खाना मत दीजिए, हम मांग के खाने वाले नहीं है। तो उनको एक टाइम में खाना खाना, बिना कपड़े के रात गुजारना, खुले में महिलाओं का रुकना, ये उस वक्त उनके ऊपर कई निगाहें, जब वो बाथरूम जा रही है, जब वो 6-6 दिन तक 7-7 दिन तक उन्होंने नहीं नहाया, कपड़े नहीं थे, अनन फानन में वो गए थे, तो घर घर से कपड़े इकट्ठे करना और उन तक लेके कैसे जाएं। हमारे ऊपर भी लाठियां बरस रही थी, हमारे ऊपर भी पहरे थे, और सरकार के लोगों का अपना जो रवैया था कि हम कर रहे हैं, इसमें धन्यवाद दूंगी जो स्थानीय मीडिया थी, उन्होंने काफी हद तक लोगों की बात, हमारी बात लेके गए, सरकार तक दबाव बनाने की कोशिश किया। वहीं अगर देखें तो उद्योगपतियों की जिस तरीके से अपने मजदूरों के प्रति रवैया था, वो बेहद खतरनाक था। और वहीं पे आपको एक मजेदार नौटंकी बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पर्यावरणीय जन सुनवाइयां लगातार चलती रही, जिसमें 3 से 4 हजार भीड़ रही। खुद पुलिस की फोर्स 1000 से ज्यादा रहती है, जिला प्रशासन रहती है, लेकिन उद्योगों के जो विस्तार की हो, चाहे नए उद्योगों के स्थापना की बात हो, वहां पे बड़ी मुस्तैदी के साथ सरकार ने जन सुनवाइयां कराई, नौटंकी कराई, और उस सारे परियोजनाओं को उन्होंने पास कर दिया। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि कोयला खदान क्षेत्रों में ई नीलामी रखी गई। उस स्थिति में जब लोग बाहर नहीं आ सकते थे, अपने जल जंगल जमीन के, अपने पर्यावरणीय मुद्दों के, अपने सामाजिक प्रभाव आकलन हो, चाहे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हो, और मूल भूस्वामी हो, और उसके अलावा जो जमीनों का मतलब कि जिन जमीनों में काम करने वाले खेतीहर मजदूर हो, किसी की बात न सुनने का एक नायाब तरीका निकाला गया ई नीलामी कोयला खदानों की। उस स्थिति में जब कोर्ट बंद थे, जब आवाजाही बंद थी, गांव गांव में मुनादी करवा दिया कि आप घर में बाहर नहीं जाएंगे, मोबाइल और नेटवर्क का विशेष अभाव था, उस स्थिति में ये एक बड़ी चोरी करने की कोशिश किया कि लोगों की जमीनें को हड़प के उद्योगपतियों को सौंप दिया जाए, खदान मालिकों को सौंप दिया जाए। उस स्थिति में ये बेहतर है कि कुछ हमारे जो साथी रहे, उन्होंने हमें सूचना दिया कि आप विरोध करें। विरोध करें तो विरोध के तरीके क्या होने, में मोबाइल नहीं है, हमारे हाथ में नेटवर्क नहीं है, हम नहीं मालूम कि किस ब्लॉक का कोयला खदान का नीलामी हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे कोविड खत्म हुआ है, अचानक बड़े बड़े धन कुबेरों की एक लिस्ट निकल के आई। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैसे कमाने का ये एक बहुत बड़ा नायाब तरीका रहा कि मजदूरों, गरीबों और खास करके महिला वर्गों को एक अलग तरीके से कोने में हटा दिया गया, और मुट्ठी भर उद्योगपति, मुट्ठी भर मतलब कि जो जानकार हैं, जो होशियार हैं, जो उच्च वर्ग के हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो पैसे लेके विदेश भी भागे हैं। उन जो इंडिया में हैं, वो इंडिया के अंदर भी उनके यहाँ कभी बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारियों के नालियों पे, कभी पाइप पे, कभी पेटियों पे अरबों रुपए निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड को लेके जो भगदड़ थी, खास करके मजदूर वर्गों को डराया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की भी बू आती है। उस स्थिति में महिलाओं का जो स्थिति था वो बेहद दयनीय था। कामकाजी महिलाओं की स्थिति जो घरों में रही हैं, उनके तो जो सब जानते हैं कि उनके साथ किस तरीके से बिहेव हुआ, लेकिन सबसे बुरा जो हुआ वो मजदूर वर्ग की महिलाएं थी। जंगलों में जाने वाली आदिवासी महिलाओं को पुलिसिया रवैया की जो लाठी गिर रही थी, उसको देख के प्रभावित होकर फॉरेस्ट विभाग ने भी उनको जंगलों से दौड़ा दिया, उठक बैठक कराया जंगलों के अंदर। उनको अपने वनोपज संग्रहण के लिए छोटे छोटे महुआ, चार, तेंदू, लकड़ी, इसको लाने के लिए भी उन्होंने कह दिया कि आप जंगलों पे नहीं आएंगे। तो उनके खाने को लेके, उनके स्थायी रोजगार को लेके और उनके स्वास्थ्य को लेके, इस बीच में उनके जो गर्भावस्था की बात थी, गर्भ समापन की बात थी, उनके शादी विवाह का मामला था, इन सब में काफी तगड़े से सरकार ने काफी मुस्तैदी से काम किया। लेकिन हाँ, उनके जब संसाधन लूटने की बात आई, जब उनके अधिकारों की बात करने की आई, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में, तो उस जगह पे सरकार ने बड़े
बड़े जन सुनवाइयों का आयोजन किया, पर्यावरणीय विस्तारों को अनुमति दिया और सरकार ने लाठी के बल पे वहां उनकी जमीनों को हड़पने की पूरी तैयारी कर ली और हड़प भी लिया है। तो मेरी बात इतना ही है, अभी आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जब कोरोना काल में पूरी जगह लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने किस तरीके से उद्योगपतियों की मदद की, जन सुनवाई के दौरान मनमानी तरीके से भूमि अधिग्रहण किया और मजदूर वर्ग को किस तरीके से त्रासदी से गुजरना पड़ा, इस बात की जानकारी अभी आपने दी। अब मैं शिरीन शबाना खान, जो बनारस की मलिन बस्तियों और हाशिए के समाजों के साथ और आदिवासियों के साथ जुड़कर काम करती हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि 2021 में जब चारों ओर महामारी फैली हुई थी और सबका जीवन एक उसमें सिमट गया था एक दायरे में, उस समय महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनका ध्यान उनकी तरफ किस तरीके से गया? क्या उनके ऊपर हिंसा हुई और अत्याचार हुए या बढ़े? इस बात पर अपनी बात रखेंगी शिरीन शबाना खान। जी, जैसे सुधा जी ने कहा, सविता जी ने कहा कि अगर हम 2021 पेंडेमिक की बात करते हैं तो 2020 को हमको लेके चलना होगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से ही हुई है। तो अगर हम पूरे महामारी के दौर को देखें पिछले 2020 और 21 में, तो महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हिंसा हुई और उनके ऊपर डबल बर्डन था, क्योंकि पहले भी वो घर में बच्चों का पालन पोषण करना है, घर गृहस्थी देखनी है, लेकिन उनके ऊपर एक दोहरा वो पड़ा कि पोषण का देना है। और दूसरी तरफ जब पेंडेमिक में काफी लोग माइग्रेट हुए, उनके पास रोजी रोटी का प्रॉब्लम हुआ, तो कैसे उस संकट के दौर में महिला कैसे अपने घर परिवार और घर गृहस्थी को देखते हुए अपने बच्चे और परिवार के लोगों को पोषण, बार बार कहा जा रहा था कि आप प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए, साफ सफाई कीजिए, तो उस क्राइसिस के दौर में फैमिली को कैसे मैनेज करना एक महिला के ऊपर डबल बर्डन पड़ा, क्योंकि पहले भी परिवार में सबको खाना खिलाने के बाद वो स्वयं खाती है, लेकिन उस टाइम में उसके ऊपर एक तो परिवार देखना, दूसरा ये भी जो हम तो खासकर महिलाओं से कम इंटरेक्शन था, उस दौरान घर पे थे, तो कुछ मिडिल क्लास की महिलाओं के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर ये भी बर्डन है कि अगर हमारे बच्चे को सर्दी हो जा रही है, जुकाम हो जा रहा है, तो हमारे पति हमको बोल रहा है, हमारे साथ वायलेंस कर रहे हैं कि आप घर में दिन भर रह के क्या कर रही हो, कि बच्चा ठंडा पानी पी ले रहा है, बच्चा बाहर जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी। हमारी संस्था मानवाधिकार जन निगरानी समिति उस दौरान में काफी एक्टिव होके पूरा काम किया। तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जागरूक करते हैं, जो भी मार्जिनाइज कम्युनिटीज है, जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज में हमारा काम है कि वो महिलाएं जाएं और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ जाएं, इम्यूनाइजेशन कराएं। तो उस दौरान हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा घर में प्रसव हुआ। अगर कोई भी किसी तरह से मैनेज करके अस्पताल पहुंचा तो उसके पास पैसे की कमी थी, वहां पर उसके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, साइकिल रख लिया गया, आधार कार्ड रख लिया गया कि आप पैसे लेके आइए। फिर जब बड़े अधिकारी के साथ हस्तक्षेप हुआ तो फिर बच्चे और माँ को उन लोगों ने छोड़ा। और दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यूज उस टाइम में आया डोमेस्टिक वायलेंस का, जो कि एनसीडब्ल्यू के भी रिपोर्ट्स में बार बार ये चीजें आ रही हैं। तो ये एक था कि जो हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ने शुरू किया वो एक अच्छा कदम था, लेकिन जो एक बड़ा तबका हम महिलाओं का देखते हैं, जो वंचित तबके में है, जो हाशिए में है, जिनके पास मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी कम है, क्योंकि परिवार में एक मोबाइल होता है, वो मोस्टली पुरुष के पास होता है, और वो जब महिलाओं को जरूरत पड़ती है रिश्तेदार से, नातेदार से बात करना है, तो एक तो एक्सेसिबिलिटी ये क्राइसिस समझ में आई कि महिलाओं का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर फोन के साथ कितना जुड़ाव होना चाहिए, ताकि अगर उनके साथ हिंसा हो तो वो तुरंत अपने जो इमीडिएट कंसर्न अथॉरिटीज है उनके साथ रीच आउट कर सके। और जो हम लोगों का एक जो एक्सपीरियंस संस्था का बहुत बड़ा मजबूत रहा है कि हम लोग बहुत सारे केसेस, बलात्कार के केस है या हिंसा के केस में हम लोग पैरवी कर रहे हैं। तो उसमें ये चीज समझ में आई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडेमिक के टाइम में वर्चुअल कर देना, फिर उसमें सुनवाई न होना, फिर अगली तारीख कर देना। तो एक जो आईपीसी में इतने परिवर्तन हुए हैं, फास्ट ट्रैक का एक लिमिटेशन है, तो उसमें भी सरकार को चाहिए कि प्रॉपरली करे, ताकि समय होने से जस्टिस मिल सके। क्योंकि अगला जो अपराधी है वो ये जानता है ये तो कोर्ट में चलेगा, लंबा चलेगा, विक्टिम को हैरेस करेगा, विटनेस प्रोटेक्शन हमारे यहाँ है नहीं कि उसको प्रोटेक्शन मिले, विटनेस या विक्टिम प्रोटेक्शन का। तो वो जो उसका मन बढ़ना शुरू हो जाता है वहां से, तो वो चीजें नहीं होंगी। और दूसरा है कि जब समय से न्याय मिलेगा तो
महिला के या जो भी लड़की है जिसके साथ हिंसा होती है, तो जो उसको एक समाज का बड़ा तबका उसको आरोपी मानता है कि ये इसी के वजह से ही हुआ है, रेप हुआ है, इसी के वजह से ही हिंसा हुई, इसी के वजह से इसकी ट्रैफिकिंग हुई है, क्योंकि ये कपड़े ऐसे पहनती है, ये बाहर निकलती है, ये ऐसे बोलती है, तो वो एक चीज रुकेगी। तो जो सबसे बड़ा पेंडेमिक में ये समझ में आया है कि कोर्ट का प्रोसीजर बहुत स्लो था, काफी कोर्टें वर्चुअल्स हुई, वो प्रोटेक्शन को भी लेके था, लेकिन उस दौरान जब अनलॉक प्रोसेस हुआ तो उस दौरान कैसे ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की कैसे हियरिंग जल्दी से जल्दी की जाए ताकि एक लिमिट समय में जस्टिस मिल सके, और जो हम महिलाओं की भागीदारी की बात कर सके वो सुनिश्चित हो सके। और जो सबसे बड़ी चीज जो भी डिस्कशन में भी आ रही है कि माइग्रेंट्स का, तो हमारे साथ हम और हमारी एक साथी ने चेंज पे इस पे पिटिशन चलाया था महिलाओं को लेके, तो जिसपे एक आया कि उनको किराया भी दिया जा रहा है। ये भी तो एक सबसे बड़ा क्राइसिस था कि जो लड़कियां या महिलाएं जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि आम दिनों में तो हमको आराम से हम दुकान पे जाके असेसमेंट कर सकते हैं, इमीडिएट लॉकडाउन हुआ तो किसी के पास पैसे थे नहीं थे, या फिर जो लॉकडाउन के बाद जो नौकरियों में कमी आई है, खासकर उसके पहले आप देखेंगे तो बहुत सारी कामगार महिलाएं थी बंबई में, दिल्ली में, या फिर बड़े बड़े शहरों में आप देखिए कि वो माइग्रेट होके जाके काम कर रहे हैं। फर्स्ट माइग्रेशन में वो वापस आए, लेकिन दूसरे माइग्रेशन में वो गए नहीं, क्योंकि ये कार्य पुरुष लोग तो गए लेकिन महिलाओं को नहीं ले गए कि अगर फिर हो जाएगा तो फिर तुम कैसे आओगी। तो वो महिलाएं वापस गांव में ही आके अपने परिवार को देख रही है, पुरुष उनके जो घर के पतमुखिया जिनको बोलते हैं वो जाके गांव उन बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, वहां से वो पैसा दे रहे हैं। तो वो जो उस टाइम में क्राइसिस लिमिटेशन मेंस्ट्रुएशन हेल्थ और हाइजीन का भी लेके है, वो भी एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पहले हम वो इजिली सैनिटरी पैड खरीद पा रही थी, साफ कपड़े खरीद रही थी, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि अब लोग सिंथेटिक साड़ी पहनना शुरू कर दिए हैं। सूती इसलिए नहीं पहनते कि जल्दी फट जाता है, जल्दी कलर ऑफ हो जाता है। तो क्या वो जब वो सिंथेटिक कपड़ा यूज कर रहे हैं तो उनके हेल्थ पे कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये तो एक सबसे बड़ा दंश जो महिला जो रिप्रोडक्टिव एज की जो हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो कर रही है कि उसके हेल्थ को इससे कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट जो आने वाली जनरेशन हमारी जो यूथ लड़कियां हैं उनको है कि क्लासेस सब ऑनलाइन हो गए, घर में फोन एक दो है, तो पहले होता है कि लड़का क्लास कर ले तो उनको तो शादी करनी है, तो वो जो उसके एजुकेशन में बैरियर आया हुआ है ये ऑनलाइन क्लासेस के वजह से, जो घर में सेलफोन्स वगैरह की कमी है, तो ये भी एक बड़ा चीज है कि इसको हम कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ले जाके मॉडिफाई करें, या उस क्लास का रिवीजन हम उनको भेजें कि जो रिकॉर्डेड वर्जन है कि लड़कियां जब भी फ्री हो तो उसको देखें या उसमें पार्टिसिपेशन करें, ताकि एक तो बड़ी मुश्किल से लड़कियां पढ़ पाती हैं। अब तो खैर ये है कि शादी के नाम पे पढ़ रही है कि लड़की अगर एमए है बीएड है तो लड़का अच्छा मिलेगा, कम से कम कमासूद मिलेगा। तो वो एक चीज है जो सिनेरियो थोड़ी सी आजादी मिल रही थी वो वापस हम उन्हीं पीछे आ गए। कुछ लड़कियों से बात जब हम लोगों ने क्या किया पेंडेमिक में, तो उनका ये था कि हम लोगों ने मेकअप करना सीखा, खुद को अच्छा बनाना सीखा, खाना बनाना सीखा, घर का काम सीखा, पढ़ाई का कितना किया नहीं, स्कूल जाते तो पढ़ लेते थे, घर में तो फोन है ही नहीं है, भैया पढ़ता है तो हमको थोड़ा सा कम मौका मिलता है पढ़ने का। तो जो ये एक मार्जिनाइजेशन पूरे पेंडेमिक के दौरान में खासकर जो महिलाओं और लड़कियों को हुआ है वो ये है। और दूसरा ये कि हमें ये फोकस करना होगा खासकर जो आने वाला 2022 में है, तो हमें महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना होगा जो उनकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज में है, और खास करके जो उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी हमको ध्यान में रखना होगा, ताकि बहुत सी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं या लड़कियां जो है वो राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करें, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने स्ट्रक्चर में महिलाओं को वो स्पेस दे। सिर्फ झंडा वो ढूंढने का काम नहीं है, या लोकल कन्वेंसिंग में काम नहीं है, या फिर जब कोई नेता आता है तो महिलाओं को आगे फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि एक जो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद शबाना जी। शबाना जी ने जिस तरीके से बताया कि महामारी के दौरान भी जो हमारे समाज का एक रवैया है पितृसत्तात्मक का वो दिखाई दिया कि बच्चे जो लड़के या लड़कियां पढ़ने वाले थे जिनके घरों में, उनमें लड़कों को ज्यादा तरजीह दी गई, और लड़कियां यदि सुविधा नहीं है तो उनको घर के काम सिखाए गए या उनको सेकेंडरी उसमें रखा गया।
ये बहुत ही हमारे समाज में इस तरीके की चीजें आए दिन हम देखते रहते हैं और इस समय भी ये बात यानी दिखाई दी। अब हम चाहते हैं कि हम चाहे जितनी भी तकलीफ दे स्थिति से गुजरे, लेकिन भविष्य में जो चीजें हैं या जो उम्मीदें हैं उनसे हम यानी कभी हमारी छूटनी नहीं चाहिए। ये हमेशा उम्मीद रखना चाहिए कि भविष्य में जो होने वाली बातें हैं या जो स्थितियां निर्मित होंगी वो बहुत पॉजिटिव होंगी, हालात चाहे कैसे भी हों। और आने वाला 2022 को लेकर हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं? क्या महिलाओं के लिए साल न्यायपूर्ण होगा? क्या उन्हें आजादी से जीने और अभावों से मुक्ति मिलेगी? क्या वे समाज में निडर होकर जी सकेंगी, कहीं आ जा सकेंगी? क्या वे पितृसत्ता या सामंतवाद की जकड़बंदी से मुक्त होंगी? क्या सत्ता और न्यायालय उन्हें न्याय देने में सक्षम होगा? ये सब बातें हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में हो। हालांकि मुश्किल है, लेकिन फिर भी उम्मीद करना तो उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर सुधा जी की ओर लौटती हूँ और सुधा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि 2020 महिलाओं के लिए 2022 महिलाओं के लिए किस तरीके की उम्मीदें लेकर आएगा, या महिलाओं को कितना संघर्ष अभी करना पड़ेगा इन स्थितियों को पाने के लिए? क्योंकि आमतौर पर शहरी जो बातें हैं वो मीडिया में आ जाती हैं, लेकिन हाशिए पर जो समाज है या गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनकी बातों को दबा दिया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि सुधा जी इस पर कुछ बोले। आपका माइक म्यूट है सुधा जी। हाँ अपर्णा, मैं सविता रथ और शबाना जैसी कार्यकर्ताओं को सलाम करती हूँ जो इतनी जमीनी स्तर पे लड़ाइयाँ लड़ रही हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर ये सब काम कर रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है किस तरह से पुलिस और सरकारी नुमाइंदे कितना आप लोगों को थ्रेटन करते होंगे, ये सब मैं देख चुकी हूँ। अब तो मैं इन चीज़ों से दूर हूँ और हाँ, एक तरह से रिटायर्ड स्थिति में हूँ। पर हर साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्थितियां कुछ सुधरेंगी, पर ये स्थितियां इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं हैं। और शबाना ने जी बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, महिलाओं को की जागरूकता बढ़ाई जाए और छोटे छोटे जो झुग्गी झोपड़ियों में जो स्त्रियां रहती हैं, जो बच्चों में बेटों को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं कि वो पढ़ें और बेटियों को नहीं देती हैं, तो उनको किस तरह से एजुकेट किया जाए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को पहले ये पता हो कि, और एक पूरी जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है हमारे समाज का अभी भी है कि ये तबका अभी भी ये तबका क्या, सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर बेटियां हो गई तो उससे वंश नहीं चलेगा, एक बेटा चाहिए। तो इसको पूरी तरह से इस अवधारणा को ध्वस्त करने की जरूरत है कि बेटियां हो तो जिंदगी ज्यादा खुशगवार गुजरती है और जरूरी नहीं कि, और बच्चे कम से कम हो, ये जागरूकता फैलाना जरूरी है। क्योंकि बच्चों को पालना आज आसान नहीं रह गया है। आज जिस तरह की गलत चीजें हमारे प्रचलन में आ गई हैं, मोबाइल पे जिस तरह के बच्चे अपनी उम्र से पहले सब कुछ सेक्स एजुकेशन और तमाम बातों के बारे में जान रहे हैं, वो बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। और आज तो अक्सर मैं सुनती हूँ इस तबके से कि हमने मोबाइल लेकर दिया, लेकिन रात को नींद खुलती है तो बेटा मोबाइल पे कुछ देख रहा है। एक बार तो मेरे घर पे जो काम करती थी उसने कहा कि मेरा मोबाइल बार बार अटक जाता है। तो मैंने देखा कि उस पर 50 इस तरह के वीडियो थे जो उसका सवाल ही नहीं, उसको तो इतना वक्त ही नहीं था देखने का। तो मैंने कहा ये मोबाइल किसके हाथ में रहता है? तो उसने कहा कि मेरे गांव से एक लड़का आया हुआ था, हमारे बेटे की उम्र से थोड़ा बड़ा, तो उसके हाथ में था। तो बच्चे एक कम उम्र में किस गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, ये सब रोकने के लिए एक पूरे इस वर्ग के बीच में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। महिलाएं ही कर सकती हैं ये, और महिलाओं को जरूर इसमें, बहुत आसान नहीं है ये काम, ये हम लोग सब जानते हैं। दूसरी बात, ये जो अभी सविता जी ने कहा कि जैसे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये बहुत,
अभी का नहीं है, बहुत वक्त से चल रहा है। और पता नहीं कितने लाखों आदिवासियों को इस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है अपनी जमीन से, और कितने लोग शहर में आ जाते हैं काम करने के लिए। और इन जो जो कामगार लोग हैं, इनकी ईमानदारी और इनके आदर्शों का कोई कोई सीमा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मजदूरों को बम्बई शहर में जिस तरह से मजदूरों ने पलायन किया, उस वक्त कोई रास्ता नहीं था उनके पास कि वो पैदल के अलावा कुछ और, कोई सवारी नहीं थी, ट्रेन नहीं चल रही थी, जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त एक एक ट्रक में जो मजदूर गए हैं, एक एक व्यक्ति से, एक आदमी से 8,000 रुपए किराया लिया गया है बम्बई से झारखंड पहुंचने का। 8,000। तो वो कहाँ से, उसने जो इकट्ठा भी किया उतना भी काफी नहीं था। उन्होंने अपने घरों से मनी ऑर्डर मंगाए कि हमको पैसा भेजिए तब हम जाएंगे। मेरे घर पर एक लड़का डाब देता था रोज, नारियल पानी। तो उसका काम एकदम रोक दिया गया कि अभी लॉकडाउन में अलाउड ही नहीं है कुछ भी देना। तो उसने फिर डाब नहीं दे रहा था तो आम का ठेला लगाना शुरू किया। आम का पूरा ठेला पुलिस वालों ने उलट दिया कि ये सब नहीं करना। एक तो वो मुस्लिम था लड़का, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तो आज मीडिया में और कोई खबर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चैनल सिर्फ हिंदू मुस्लिम जहर उगलते हैं। और ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कितना बुरा सलूक आम जनता इन तबके से करने लगी है, मुस्लिम बच्चों के साथ जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, उनके साथ। तो उस लड़के को मैंने कुछ रुपए दिए कि तुम चले जाओ ट्रक से। अब 8,000 उसके पास नहीं थे और वहां खाने का हाल नहीं था। वो ये भी बताता था कि हम लोगों को खाना राहत कैंप में मिलता है, लेकिन वो खाना इतना नहीं होता कि उससे पेट भर सके। इतने से चावल और एक सब्जी इतनी सी देते हैं, उससे तो हमारा आधा पेट भी नहीं भरता। और जो राशन देते हैं उसको पकाने की जगह नहीं है। तो बहुत सारी परेशानियां थी। तो खैर मैंने जब उसको दिया तो वो गया, और उसके बाद 15 दिन तक मैं उसको फोन करती रही, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और बीच में खबरें आ रही थी कि ट्रक उलट गए, टेम्पो उलट गए। 20 दिन के बाद उसका फोन आया तो उसने कहा कि मैंने उसको पहली बात यही पूछी कि तुम टेम्पो में गए या ट्रक में। उसने कहा कि नहीं, मैं ट्रक में गया था, लेकिन हमारे सामने 2 टेम्पो उलट गए और उसमें जो लोग हमारे अपने लोग भी थे जो मर गए, उनको बिल्कुल सब्जी भाजी की तरह बोरे में बांध के वो लोग उनकी बॉडी को ले गए गांव। इतनी बुरी हालत हुई है। अब जब वो लौटा है 2021 में लॉकडाउन खुलने के बाद, और हमने फिर उससे लेना शुरू किया, तो हमेशा मैं उसको 15-20 दिन के बाद पैसे देती थी। उसने पैसे नहीं लिए। 1 महीना हो गया, उसने पैसे मांगने भी नहीं आया और लिए नहीं। मैंने कहा तुम ले नहीं रहे हो इतनी। कहता है कि नहीं, आपने मुझे दिए थे ना उस समय, तो वो कर्ज उतारना है। आप देखिए इस तबके की, आप ईमानदारी की बात सोचिए कि वो उसको एक कर्ज समझ रहा था। कि मैंने कहा नहीं, वो मैंने तुमसे वापस लेने के लिए नहीं दिए थे, फिर कि कहीं से उसका गूगल पे मिला तो मैंने दिया। इसी तरह से जो औरतें काम करती थी, वो हमेशा ही कहती थी कि नहीं, हमें बैठ के पैसे नहीं लेने, हमसे आप काम करवाइए। पर काम करने के लिए बिल्डिंग में जब तालाबंदी हो कि घुसने ही नहीं देंगे उनको, और जो सुविधा भोगी लोग थे उन्होंने घरों में हजारों की वो छोटी छोटी मशीनें ले ली जिससे घर साफ हो जाता है, जिसको वो रोबोट क्या कहते हैं उसको, वो रोबोट की तरह चल के पूरा सफाई कर देती है। तो जब खुल भी गया लॉकडाउन तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया कि अब उन्होंने डिश वॉशर ले लिए काम करने के लिए और उनको जरूरत नहीं है। तो नौकरी सरकारी तौर पे तो गई ही है, लेकिन इस उच्च मध्य वर्ग ने नौकरियां खत्म कर दी, कम कर दी। जिनके यहाँ 3 काम करने वाले थे उन्होंने 2 से काम चलाया, जिनके यहाँ 2 थे उन्होंने 1 से चलाया। तो ये चौतरफा
चौतरफा परेशानी का माहौल रहा है। और हमें 2022 के लिए न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय का कोई ढर्रा बदलेगा। किसी सरकारी संस्था से उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद है तो सिर्फ महिलाओं से है, महिला कार्यकर्ताओं से है और खुद महिलाओं से है कि वो लोग अपने आसपास की स्थिति को थोड़ा उबारने की कोशिश करें। बस, और तो मैं क्या कह सकती हूँ। आप लोग ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानती हैं, काम करती हैं। हम सिर्फ एक अच्छा सोच ही सकते हैं कि ऐसा कुछ अच्छा हो 2022 में और स्थितियां सुधरें। और सबसे पहले मीडिया थोड़ा सा सुधरे। मीडिया जो बिल्कुल पूरी तरह बिक चुका है, हम तक खबरें नहीं पहुंचाता है, मीडिया थोड़ा सा सुधरे तभी कुछ हो सकता है। वरना हम तो बहुत बुरे भंवर में फंसे हुए हैं और आगे क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। मेरे लिए बहुत उम्मीद जताना संभव नहीं है। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद सुधा जी। आपने जो घटनाएं बताई, वो जो आपके यहाँ डाब देने आता था, वो बहुत ही मार्मिक घटना थी। सुनकर सच में मन भर गया कि ईमानदारी उस वर्ग को समाज कितना टॉर्चर करता है, लेकिन उसकी ईमानदारी उसके बाद भी बरकरार है। ये बहुत बड़ी बात है। उस लड़के को हमारा सैल्यूट। अब मैं चाहूंगी, सविता रथ से जानना चाहूंगी कि कामगार स्त्रियों के मुद्दों को लेकर आने वाले साल में वो क्या उम्मीदें रखती हैं। शुक्रिया सुधा जी से मैं बताना चाहूंगी कि आप जब अच्छा सोचती हैं और योजनाएं आप जैसे वरिष्ठ साथी जब हमको मार्गदर्शन देते हैं, तभी हम कहीं ना कहीं जमीन में उसको करने की कोशिश करते हैं। और ये एक जुड़ाव ही कहिए शुरुआती दौर से मेरे काम के समय से कि हमेशा अच्छे सलाह आप सबके जो मार्गदर्शन रहे, उसमें कई अधिवक्ता रहे, कई लेखक रहे, कई कलाकार रहे, कई सामाजिक क्षेत्रों से वरिष्ठ विषय विशेषज्ञों की रही, वकालत से रहे। उन्होंने कुछ लिखा, किसी ने पेंट में बनाया, किसी ने कविताओं के माध्यम से, किसी ने जनगीत के माध्यम से हम सबको जो मार्गदर्शन देते हैं। जो हमारे छोटे-छोटे जो जंगलों के अंदर हम लोग काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित होके और कहीं न कहीं हौसला देते हैं। हमें भी बहुत समाज की चुनौतियों को और समाज के ग्रामीण से लेके शहर और शहर से लेके सरकारी जगहों तक जो हम टूटते हैं, तो कहीं न कहीं आप जैसे वरिष्ठ साथी हमें संभालते रहे हैं और आपका रहना बेहद महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करते हैं कि आप हमें ऐसे ही सलाह देते रहें, लिखते रहें। और आगे जब मैं 2022 की बात करती हूँ, तो 2-3 चीजों की मैं विशेष उम्मीद करना चाहूंगी कि हम कहीं न कहीं हौसलों को बनाए रखें, बरकरार रखें। उस पे बड़ा काम ये है कि पिछले जो हम 20 और 21 में नहीं कर पाए और जो हम शायद नजर नहीं कर पाए, हम केवल शारीरिक दिक्कतों को देखा और हमने केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो देख पाए। मीडिया वास्तव में तो हमको नहीं दिखाई। मीडिया को तो अलग ही मुद्दे, गाय गोबर से फुर्सत नहीं है तो क्या करें। तो अब हम जो सोशल मीडिया, जो फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर जो चला सकते थे, जो इन चीजों की समझ रखते थे, जो थोड़ी बहुत जो पढ़े लिखी जो वर्ग है, नए वर्ग जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, जिनके हाथों में कहीं अगर मोबाइल मिल गई है और नेटवर्क हो गए हैं, तो एक दूसरे से जो बातचीत, एक दूसरे की कहानी को जो जोड़ने की जो सामुदायिक तौर पे जो बात है, वो आनी चाहिए। वहीं पे एक जो नहीं दिखता है, अदृश्य चीजें जो महिलाओं के ऊपर आई, वो है मानसिक तौर पे उनका एक प्रताड़ना जो झेल रही हैं और झेलती रही हैं पिछले 2 सालों। हालांकि तो पैदाइशी ही झेलती हैं। ये हमारे देश की एक सामाजिक ताना बाना है कि उनको कहीं न कहीं दोयम दर्जे से अभी भी बराबरी में आने में शायद दशकों और लग जाए।
सोच की ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो कईयों ने अपने लोगों को खोया और दुर्भाग्य देखे कि वो अपने लोगों के चेहरे तक नहीं देख पाए। तो एक जो मानसिक प्रताड़ना जो रहा, एक जो अवसाद रहे, उन अवसादों से निकालने का जो एक तरीका होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अपनी सोच उससे निकलेंगे और वर्तमान स्थिति में उनकी सोच को लाने में और जो उन्होंने खोया उसको तो कोई शायद उन रिश्तों को शायद न भर पाए। लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि आगामी सालों में महिलाओं को जो अधिकार हैं, उन महिलाओं को के अधिकारों को लेके ज्यादा से ज्यादा उन्हें बड़ी बड़ी कानूनी मोटी पुस्तकों से बेहतर है कि उनको एक सरल प्रक्रिया के साथ उनके अधिकारों की ओर सतत हम लोग लगातार बैठक सम्मेलन, जब भी हमें मौका मिला है, हम वहां के स्थानीय जो मांग, समुदाय आधारित जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को किस तरीके से हम छोटे छोटे पुस्तिकाओं के रूप में, वीडियोस के माध्यम से 2 मिनट 3 मिनट का कैसे हम उसको लेके आ पाए और एक दूसरे को नेटवर्क के साथ जोड़ के मजबूती के साथ कैसे देखें कि वो आर्थिक रूप से भी उनको सहज हो, सामाजिक रूप से भी सहज हो और शारीरिक चीजों से भी सहज हो। तो उनको ये हमें कहना होगा कि हम साथ में हैं, उन्हें ये हौसला देना पड़ेगा और कोई नहीं, निराशाओं के बाद एक आशा ये है कि हम पिछली 2 सालों की जो भूल है, उन गलतियां हैं, उसको न दोहराएं। आपको एक जानकारी देना चाहूंगी इसी तारतम्य में, थोड़ा सा अपर्णा जी समय लूंगी 2 मिनट का, कि आपको एक कहानी बताती हूँ कि हमारे यहाँ अभी अचानक एक बड़ी नामी गिरामी देश के अंदर खनन कंपनी ने दावा किया कि उसने 25 गांव को विस्थापन करने के लिए उन्हें ग्राम सभा से अनुमति मिल गई। हमारे पास कागज है। इसके बाद सुनते ही जो 3 तरीके के खदान प्रभावित लोग हैं, औद्योगिक और डैम प्रभावितों को आप तो वो हम उसको एक अलग तरीके से देखते हैं। मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ खनन का, जहाँ पे कोयला खास करके एक बड़ा चीज, खतरनाक चीज रहा है, बॉक्साइट रहा है। छत्तीसगढ़ के पग पग में खनिज भंडारण है और वो खनिज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य के रूप में गिरता है। तो उस कंपनी तो 3 तरीके के हैं। एक जहां पे विकास के नाम से खनन हुई और कंपनियों ने खनन करके उसको उसी स्तर में छोड़ के चले गए। उनके जो प्राकृतिक संसाधन थे वो खत्म कर दिया और उसको जो कानूनी अधिकार थे कि इसको पाट के पुनः जंगल करने की बात थी, वो खत्म कर दिया। तो रोजगार जो करने वाली महिलाएं थी वो ऐसे बैठ के सोचती हैं उस खाली खदान पे, क्योंकि कभी वहां पे जंगल हुआ करते थे, कभी तालाब पानी हुआ करती थी, उनके खाद्य सुरक्षा की बात थी। वो अपने आने वाले भविष्य में उनको ये चिंता नहीं था कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी, वहां उनके जंगल थे, वो उनके चारागाह थे। तो उसकी एक जो उनकी यादों के साथ वो बैठे रहती हैं खाली खदानों को देखते हुए। एक वो प्रक्रिया रहा। दूसरा एक रहा जो वर्तमान में खनन प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रभावित क्षेत्र का। तीसरा जो आने वाले समय में प्रस्तावित खदानें हैं, आने वाले समय में वो खदान होगा। तो ये जो 2 प्रक्रिया रही कि खाली खदान और वर्तमान जो संचालित खदान है, इन खदानों की स्थिति देखते हुए वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ खदान हो। कोई उनको विकास तो नहीं दिखा, लेकिन विनाश के तांडव उन्होंने देखा। तो उस स्थिति में जब वो कंपनी ने दावा किया कि हम 25 से 30 गांव की हमें ग्राम सभा से अनुमति प्राप्त हो गई है, अब हम धड़ल्ले से खनन प्रक्रिया करेंगे, हम पब्लिक हेयरिंग कराएंगे, जन सुनवाइयां कराएंगे पर्यावरणीय मुद्दों को लेके। उस स्थिति में हम देखते हैं कि हमने सूचना के अधिकार लगाए, आरटीआई लगाया कि हमने कहा कि बताइए भैया कहाँ ग्राम सभा हुई। पिछले 6 महीने से इस मुद्दों पे कोई ग्राम सभा नहीं हुई है, वहां पे 33% महिलाओं की भागीदारी भी नहीं है, तो आपको अनुमति किसने दिया? तो ऐसे झूठ को भी पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया है, सोशल मीडिया की प्रक्रिया है। फिर हमने लोगों को बताया कि आप झूठ कैसे फैला रहे हैं। लगभग 6 महीने की हमने मेहनत किया, तब कहीं हमने सभी ग्राम पंचायतों से कोशिश किया कि उन्होंने वो ग्राम सभा के रजिस्टर की कॉपी कहा कि भैया उस समय तो ग्राम सभा हुई ही नहीं थी। तो कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे योजनाएं हैं, उन चीजों को कैसे हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उस सरलता से महिलाओं तक पहुंचाएं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है।
वहीं पे कानूनों की सरल प्रक्रियाओं को कैसे लेके पाए। वहीं पे तीसरी एक जो बड़ी चीज है कि सामाजिक सामुदायिक सोच को हम किस तरीके से तोड़ें, जिसमें दलित की बात हो, आदिवासी की बात हो, विकलांग महिलाओं की बात हो, बुजुर्ग विकलांग महिलाएं जो सबसे ज्यादा बोझ मानी जाती हैं, उसमें भी अगर कोई उनके खाने की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, तो कहीं ना कहीं मेरा सीधा ध्यान जाता है कि उन विकलांग महिलाओं का क्या, जो उम्र दराज हो गई हैं या लड़कियां हैं, उनके स्वास्थ्य की बात है, अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम है, मानसिक रूप से अक्षम है, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनके साथ ज्यादातर अभी कोविड में जो हुआ अपराध हुए, जो चीजें पुलिस तक आई वो थोड़ी बहुत है, एक बड़े आंकड़े हैं जिसको प्रतिष्ठा के नाम से दबाया गया, कहीं पे हमारा क्या गया, या कहीं पे मजाक, जो मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं थी, बुजुर्गों तक के साथ बलात्कार हुआ। तो एक सामाजिक सुरक्षा की बात को, एक ताना बाना को हम कैसे उसको अपने गांव पे करें, अपने पंचायत पे करें, अपन नगर निगम में करें, और एक सतर्कता अभियान की ओर लेके जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई घटना हो सकती है क्या। ये एक अब हमें भी देखना पड़ेगा, अगल बगल के जो 4-5 आसपास जो हमारे गांव हैं, घर हैं, उनसे जुड़ाव रखने की जरूरत है, चाहे तरीके कोई भी हो जुड़ाव के। और आशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक हमारी पहुंच हो और उनकी बातें कैसे न्याय प्रणाली तक भी जाए, वो जो आवाज उठाते हैं और आवाज के साथ जो साथ देने वाले साथी हैं, कम से कम अपर्णा जी और आप जी और सिरिन जी तक जैसे पहुंच जाए, ऐसे भी एक चीजों की एक तकनीकी रूप से हमें मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। एक प्लानिंग तो हमें भी करनी होगी कि कहीं न कहीं बचाने के लिए। तो मेरी बात इतनी है कि आशा है कि हम इस ऐसे योजनाओं को हम बेहतर तरीके से कर पाए। जी। धन्यवाद सविता जी, आपने जो बात रखी, उम्मीद है आने वाले सालों, आने वाले वर्ष 2022 में वो पूरी होगी। हमारे साथ समाज का हर प्रतिनिधित्व करने वाली शबाना जी भी यहाँ पर हैं। अब मैं उनसे पूछूंगी कि आने वाले साल को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आपको लगता है कि हाशिए की समाज की जो स्त्रियां हैं, ये साल उनके लिए अनुकूल होगा या उनके पक्ष में होगा? इस पर आप अपने विचार रखिए। अपर्णा जी, अनुकूल या प्रत्यक्ष कहना थोड़ा सा वो होगा, लेकिन एक उम्मीद तो रख सकते हैं ना कि आने वाला वक्त अच्छा हो। महिलाओं के साथ तो उम्मीद हमेशा जुड़ी होती है। जब वो सुबह उठ के सो के उठती हैं तो उनको लगता है कि आज का दिन हमारा अच्छा होगा। शायद पुरुषों से ज्यादा वो उम्मीद के साथ जीती हैं। वो हमें बचपन से सिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी क्लास की हो, ये हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप 2019 तक में देखें तो महिलाएं काफी बाहर निकली, काफी जागरूकता, लेकिन जो 2 साल में घर में वो रहने लगी, तो एक बड़ा हमको एफर्ट लगाना होगा उनको। तो एक तो ये है कि हमको महिलाओं के साथ उनके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, खासकर जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है जहां पे समानता की बात की गई है, एक तो उनके साथ हमको उस पर चर्चा करना होगा। जो भी कानून है और जो भी हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं हैं। और दूसरा ये कि एक तरफ बड़ा रोल टीवी और मीडिया का भी है कि जो सही चीजें हैं वो दिखाते नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया कैसी होती है, होनी चाहिए और कैसी होती है। वो दिखाते हैं कि अचानक से चीजें हो जाती हैं, कोर्ट प्रोसेस में बदल जाता है। और दूसरा हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, जो भी महिला के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कानून बना है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, डॉक्टर्स है या फिर जो भी लोग हैं, वो अपने थोड़ा सा रेजिलियंस करेंगे। जो खासकर उन महिलाओं के साथ जो वंचित तबका या जो हाशिए पर है, उनके साथ जो उनका व्यवहार में थोड़ी सी वो नरमी या फिर वो लाएंगे, ताकि वो थोड़ा सा उस इंस्टीट्यूशन, उन अधिकारियों के साथ अपनी प्रॉब्लम को वो ठीक ठाक से रख सके। क्योंकि प्रॉब्लम से यही होता है ना कि वो बात ठीक करते नहीं, एक बार में झिटक देते हैं, वो डर से फिर बोलती नहीं है। तो जो रेजिलियंस की बात हम कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स में होना चाहिए, वो एक बड़ी चीज है। दूसरा ये है कि बहुत सारे केसेस रेप और मोलेस्टेशन के होते हैं। जैसे सुधारी जी ने बताया कि बच्चे मोबाइल लिए तो उसमें कुछ एक्सेस कर लिए। तो हमें जब एक जिम्मेदारी और भी है कि जब उस एज में बच्चे आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे डिस्कशंस की जरूरत है, जो कि हम खासकर करते नहीं है। और सेक्सुअलिटी की तो बात एक अलग है। जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन का भी होता है, जब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है तब शायद माएँ बताती हैं कि ये तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारे साथ ये प्रक्रिया,
ये चीजें होगी, तुमको ऐसे ख्याल रखना होगा। तो एक तो हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि हम 2022 में जो दोनों तबके के लोग हैं, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके साथ सेक्सुअलिटीज है, जो बॉडी चेंजेस है, जो इसके वजह से मेंटल इफेक्ट्स होता है, जो एंजाइटी आती है, उस पर भी हमें बातचीत करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने, हमारी संस्था मानवाधिकार जनजागरण समिति ने ये प्रक्रिया शुरू किया है 250 बच्चों के साथ, जो मदरसा के भी हैं, एकदम मुशहर तबके के बच्चे हैं, और जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको लेके। तीसरा, हमें ये उम्मीद है, क्योंकि हम राजनीति में महिलाओं के 33% आरक्षण को लेके कैंपेन चला रहे हैं, तो हमें उम्मीद ये भी करते हैं कि इस साल हो सकता है कि सरकार इस पे कुछ करे। और ऑलरेडी अभी यूपी गवर्नमेंट में कांग्रेस ने 40% की बात की है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 22 में जो अलग अलग राज्यों का चुनाव है, तो उसमें हम हर पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को उसमें प्रॉपर भागीदारी दे, डिसीजन मेकिंग में वो आगे आए। और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में हमारी स्थिति अच्छी हो, ताकि महिलाएं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेट हमारे साथ नहीं करता, तो सोसाइटी में वो चीजें होनी चाहिए। और हमारा ये भी है कि आने वाले समय में महिलाओं आर्थिक रूप से सशक्त हो, क्योंकि ये होता है ना कि वो कमाती हैं, फिर खर्चा वो पुरुष के हिसाब से करती हैं, तो वो एक चीज बहुत बड़ी दिक्कत है। वो फिर वही हाशिए पे हो जाती है, जब उनको अपने लिए पैसे की जरूरत होती है तो वापस उन्हीं को देखना पड़ता है। तो वो अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो लाइफ है, खुद अपनी आंख से देखें। और सबसे बड़ी चीज है कि हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में जो भी महिलाएं अब सर्विस कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी, वो प्रॉपर्टी को एसेस करें। क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत हम देखते हैं कि महिलाओं के नाम पे नहीं होता है, वो खरीदा तभी जाता है जब हमें टैक्स बचाना होता है, पत्नी के नाम से खरीद लिया ये। तो अगर महिलाएं हैं, अगर उनके पास ये है, तो आने वाले समय में वो खुद अपने डिसीजंस को ले सकती हैं। जो उनके साथ वायलेंस होता है, उस वायलेंस को रोक सकती है। क्योंकि सब महिलाओं, वायलेंस तो होता है सभी के साथ, मार्जिनाइज के साथ अलग है, उचित अपर कास्ट के साथ अलग है, इकोनॉमिक इम्पावर्ड के साथ अलग है, तो हर के साथ एक अलग क्राइटेरिया है। तो उससे हमको लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से इम्पावर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही होगा कि हर बार हमें हमारा विछटिंग किया जाएगा, हमारे कैरेक्टर्स पे उंगली उठाया जाएगा, और हमें फिर वही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जैसे उन्होंने कमला भसीन जी का, हमेशा हमारी इज्जत को योनि में ही वो किया जाएगा, तो वो एक सबसे बड़ा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी। यही हमारा उम्मीद है कि हमारा दिन अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्योंकि इसी, अगर उम्मीद नहीं रखेंगे तो मुश्किल होगा कि बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि हम हताशे में तो हम लोग रह ही रहे हैं, तो एक बेहतर उम्मीद करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शबाना जी। कुल मिलाकर शबाना जी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त होने की बहुत ही आवश्यकता है, चाहे आर्थिक आधार हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, या जिस भी फील्ड में वो काम करती हैं, वहां पर उनको सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। आने वाले साल में ये काम यदि महिलाएं ठान ले तो 100% नहीं तो कुछ प्रतिशत तो हो ही सकता है, यदि शुरुआत की जाए। तो इस तरीके से हमारी बातचीत को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। बहुत सारी पूंजीवादी संस्थाएं नए साल बनाने या नए साल के का जो प्रवेश होने वाला उसको एक उत्सव के रूप में मना रही हैं। वहीं हमारे समाज के ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी हालात ऐसी है कि जिनके पास रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें नहीं है, उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और भविष्य में उनकी उम्मीदें धुंधली हैं, और उनमें बहुत बड़ी संख्या स्त्रियों की है। आज हमने बात की आने वाला साल जो है महिलाओं का होगा, आने वाले साल में जो समस्याएं हैं या जो बदलाव है वो महिलाओं के माध्यम से होगा, ऐसी उम्मीदें हम यहाँ पर जो बातचीत हुई उससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो हम ऐसी शुभकामनाएं और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि स्त्रियां ही इस बदलाव की शुरुआत करेंगी, और ये बदलाव उनके लिए बहुत विशेष होगा। यदि ये बदलाव होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो समाज की स्त्रियां जो हाशिए पर हैं या जो आर्थिक रूप से मजबूत है, हाशिए पर नहीं है, फिर भी उनको इस तरीके की यानी जो स्थिति उनसे गुजरना पड़ता है। तो आज जो ये चर्चा हुई बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम फिर जुड़ेंगे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबको नमस्ते। सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। सबको नमस्ते। नमस्ते। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सबको, और आंधी भाई को भी हाँ जो सबको, बगल और में। आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, जी आप लोग यहाँ काम आए में जुटते और रहिए। हाँ ओके, धन्यवाद आप सबको।